आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं विजन आईएएस मैगजीन थ्रू माइंड मैप्स। बेसिकली ये सीरीज़ कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगे और आज पहला पार्ट हम देखने वाले हैं। दिस इज़ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड ओनली दोज टॉपिक्स विल बी कवर्ड विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर CAPF पेपर 2। ठीक है, सो वही टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपने CAPF पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। You can connect us through Telegram, Instagram or WhatsApp. So the first topic here is governance and AI. ठीक, AI जैसा टॉपिक जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर पेपर 2. सो वाइट वॉज इन न्यूज़, इंडियाज़ फर्स्ट AI डेटा बैंक लॉन्च्ड रिसेंटली। हाल में ही अभी इंडिया का पहला डेटा बैंक लॉन्च हुआ है, राइट? एंड दिस डेटा बैंक, दिस AI डेटा बैंक, इट विल offer researchers, startups and developers to access to diverse data set. ठीक है, ये जो डेटा बैंक है इट विल हेल्प ऑल द रिसर्चर, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जिनका स्टार्टअप्स है, एंड द डेवलपर्स टू एक्सेस डेटा, राइट? सो दिस इज़ वाई इट वॉज इन न्यूज़। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द पोटेंशियल्स ऑफ AI। देखिए AI का क्या पोटेंशियल है टू ट्रांसफॉर्म गवर्नेंस इन इंडिया, राइट? बेसिकली वी आर डिस्कसिंग AI एंड गवर्नेंस। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे देखिए, एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट हियर इज एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। सो AI ऑटोमेट्स पब्लिक सर्विसेज रिड्यूसिंग गवर्नमेंट वर्कलोड। ठीक है, जैसे ही ऑटोमेशन होगा तो जो वर्कलोड है, गवर्नमेंट का वर्कलोड है, वो रिड्यूस हो जाएगा, इजंट इट? एंड इम्प्रूविंग सर्विस क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल हम एजुकेशन के फील्ड में देख सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल पर्सनलाइज लर्निंग हो गया, क्रिएटिंग स्मार्ट कंटेंट। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो वहाँ पे इम्प्रूविंग डिलीवरी एंड एसेसिबिलिटी, पर्टिकुलरली थ्रू टेलीमेडिसिन, राइट? तो यहाँ पे आप एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, सो एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। द सेकेंड पॉइंट हेयर इज इंक्लूसिविटी एंड एसेसिबिलिटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है? सो AI पावर्ड DPI सिस्टम्स ब्रिज गैप्स पर्टिकुलरली इन मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया। ठीक, भारत जैसे देश जहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो वहाँ पे वो जो गैप है, लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज का गैप है, सो वो गैप को कौन फिल करेगा? AI, राइट? सो इट विल मेक कंट्री मोर इंक्लूसिव एंड एसेसिबिलिटी। ठीक है, अब इसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी है, द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज भाषिनी। ठीक है, आप विल रिमेंबर द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज भाषिनी प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है? बेसिकली इट यूजेस AI टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज इन रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, इन रीजनल लैंग्वेजेस। सो द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज भाषिनी प्लेटफॉर्म। द थर्ड पॉइंट इज डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग। नाउ व्हाट इज दिस डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग? मतलब पॉलिसी मेकिंग जो होगा वो किसकी मदद से होगा? बेसिकली डेटा की मदद से। ठीक है, AI एनालाइजेज लार्ज डेटा सेट्स फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड इट विल इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी। और क्या होगा? इट विल बी मोर इफेक्टिव। ठीक है, जितने भी पॉलिसीज बनेंगे दैट विल बी मोर इफेक्टिव। ठीक, सो डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग। नाउ द फोर्थ पॉइंट हियर इज जुडिशियल एफिशिएंसी। बेसिकली वी आर यूजिंग AI इन द फील्ड ऑफ जुडिशियरी। अब कैसे ये जुडिशरी में हम हेल्प कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं? बेसिकली इन ऑटोमेटिंग केस मैनेजमेंट। ठीक है, जहाँ पे केसेस को प्रायोरिटाइज करना हो। अब ये प्रायोरिटाइज कौन करेगा? AI। ठीक है, सो ऑटोमेटिंग केस मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजिंग ऑफ केसेस, प्रेडिक्टिंग आउटकम्स। ठीक, बेसिकली आउटकम क्या होने वाला है? ठीक है, तो प्रेडिक्टिंग आउटकम्स एंड स्ट्रीमलाइनिंग लीगल रिसर्च, राइट? सो इन द फील्ड ऑफ जुडिशरी अगर आपसे कोई पूछता है तो सो वी कैन यूज AI इन द फील्ड ऑफ जुडिशरी टू automate case management, prioritize cases, thirdly predicting the outcomes, and at last streamlining
लीगल रिसर्च। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जाम्पल है SUVAS, सुभाष। बेसिकली सुभाष स्टैंड्स फॉर सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। ठीक है सुभाष स्टैंड्स फॉर सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। इट इज़ एन AI based translation tool that bridges language gap in legal proceedings। ठीक है, अगर लीगल प्रोसीडिंग्स में कोई लैंग्वेज गैप नहीं होना चाहिए, फॉर दैट देयर इज़ अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म और यू कैन से ऐप विच इज़ नोन एज सुभाष। ठीक है, एंड एट लास्ट हम AI का हेल्प डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, AI ड्रिवन सिस्टम लाइक द राहत। ठीक है, हर्ड अबाउट राहत? राहत स्टैंड्स फॉर रैपिड एक्शन फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ठीक, राहत स्टैंड्स फॉर रैपिड एक्शन फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। बेसिकली ये क्या है? राहत एक ऐप है, एप्लीकेशन है। सो राहत ऐप हेल्प्स प्रिडिक्ट नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड। ठीक है, अब ये जो ऐप है इट विल help us to predict natural disasters such as flood by providing early warning and supporting evacuation। ये क्या प्रोवाइड करेगा? अर्ली वार्निंग्स, एंड इट विल सपोर्ट इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज। राइट, तो अभी आपको देखने को ये मिला कि AI का हेल्प हम कहाँ कहाँ ले सकते हैं। ठीक है, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, जुडिशियरी हो, पॉलिसी मेकिंग हो, या फिर efficient service delivery such as education या फिर healthcare। right, so you can see the potential of AI, very important। now moving forward to the initiatives to promote AI in India। right, so if the topic is on governance and AI, so basically we are discussing the paragraphs। ठीक है, एक पैराग्राफ में आप पोटेंशियल लिख के बारे में बताओगे, फिर अगले पैराग्राफ में आप कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बताओगे। राइट, so basically starting with the first one, national strategy for AI। right, so it is नीति आयोग's AI for all strategy। नीति आयोग का एक स्ट्रैटेजी है, the name of the strategy is AI for all। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी किसका है? नीति आयोग का। ठीक है, इट इज़ नीति आयोग's strategy and it focuses on AI in sectors like healthcare, agriculture and education। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? बेसिकली नीति आयोग ने एक स्ट्रैटेजी बनाया है विच इज़ नोन एज AI for all and it focuses on healthcare, agriculture and education। The second initiative is India AI program। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT initiative, इट प्रमोट्स AI इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। तो उसके लिए एक प्रोग्राम है, बेसिकली द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज़ इंडिया AI प्रोग्राम। किसका प्रोग्राम है? इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक है, द थर्ड प्रोग्राम हियर इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI। राइट, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, इंडिया कोलैबोरेट्स ग्लोबली टू अलाइन AI स्ट्रैटेजीज विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो देयर इज़ अ प्रोग्राम और यू कैन से देयर इज़ अ पार्टनरशिप विच इज़ नोन एज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इनिशिएटिव्स, सो यू हैव टू रिमेंबर 2-3 इनिशिएटिव्स। ठीक है, NSAI, इंडिया AI प्रोग्राम एंड एट ग्लोबल लेवल ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI। ठीक है, तो हमने देख लिया पोटेंशियल, वी हैव डिस्कस द इनिशिएटिव्स एज वेल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द चैलेंजेस इन AI इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर हम AI को इंटीग्रेट करते हैं गवर्नेंस में तो क्या सब चैलेंजेस आएंगी? ठीक है, सो बेसिकली विल डिस्कस फ्यू चैलेंजेस। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैलेंज, फ्रैगमेंटेड डेटा अक्रॉस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। सो पहला चैलेंज क्या है? फ्रैगमेंटेड डेटा, मतलब जो डेटाज है ना वो पूरे बिखरे हुए हैं। सो नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी which aims to standardize the management on non-personal। ठीक है, ये जो फ्रैगमेंटेड डेटा है ना, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जितने भी डेटाज हैं ना जो फ्रैगमेंटेड हैं, वी हैव टू स्टैंडर्डाइज दीज डेटा।
राइट। तो सबसे पहला चैलेंज क्या है, जो डेटा है वो बहुत फ्रैगमेंटेड है। अनदर चैलेंज इज इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, पुअर इंटरनेट, ठीक है, स्टोरेज। फिर रूरल एरियाज़ में अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। सो अलॉन्ग विथ द लैक ऑफ रोबस्ट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एआई। देखिए एआई बहुत सारा डेटा कलेक्ट करेगा, एंड फॉर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अच्छा सा कि क्लाउड होना चाहिए, बेसिकली स्टोरेज होना चाहिए, राइट। सो द लैक ऑफ रोबस्ट क्लाउड इट इज़ अनदर चैलेंज, ठीक है। उसके बाद थर्ड इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। थर्ड इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडिया लैक्स एआई स्पेसिफिक लॉज। इंडिया में ऐसे कोई एआई लॉज नहीं है, ठीक है, अनलाइक यूरोपियन यूनियन। ठीक, यूरोपियन यूनियन में देयर इज़ अ एआई एक्ट, पर इंडिया में वैसा कुछ नहीं है। सो इट रेजेस कंसर्न अबाउट एथिक्स, डेटा प्राइवेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट क्या है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, ठीक है। उसके बाद देखिए स्किल गैप्स भी है। अ डिमांड सप्लाई गैप ऑफ अराउंड 1,40,000 AI प्रोफेशनल्स इन इंडिया, ठीक है। अगेन 1,40,000 प्रोफेशनल्स, AI प्रोफेशनल की क्या है, कमी है। अब ये किसने बोला है, अकॉर्डिंग टू NASSCOM, ठीक है। दिस डेटा इज अकॉर्डिंग टू द NASSCOM, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ 1,40,000 AI प्रोफेशनल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए डेटा प्राइवेसी इज़ अ बिग कंसर्न। AI's reliance on sensitive data increases breach risk as seen in the आधार डेटा लीक, ठीक है। आपको पता होगा आधार डेटा लीक। देखिए यू कैन गिव दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स इन योर ऐसे राइटिंग, ठीक है। ऐसे आप एग्जाम्पल्स आप ऐसे राइटिंग आप अपने आर्ग्यूमेंट राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आधार डेटा लीक, ठीक है। उसके बाद देखिए द लास्ट चैलेंजेस एथिकल बायसेस। सो एआई सिस्टम ट्रेन्ड ऑन बायस डेटा। अगर डेटा बेसिकली देखिए एआई इज बेस्ड ऑन द डेटा, ठीक है, जैसा उसके डेटा दिया गया है। अगर हम डेटा को ही बायस्ड रखते हैं, ठीक है, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि जो एआई का जो रिजल्ट आएगा वो भी बायस्ड होगा, राइट। सो एआई सिस्टम ट्रेन्ड ऑन बायस्ड डेटा कैन प्रोड्यूस डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स, ठीक है, रेजिंग एथिकल कंसर्न्स। ये क्या होगा, बेसिकली इट विल प्रोड्यूस डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स। ऑल राइट। सो दीज आर फ्यू चैलेंजेस ऑफ एआई, ठीक है। फ्रैगमेंटेड डेटा द फर्स्ट, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स नहीं है, ठीक है। हम हमारे कंट्री में कोई ऐसा लॉज नहीं है, एआई लॉ नहीं है। स्किल गैप है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय नास्कॉम कितना प्रोफेशनल्स की कमी है, इट इज़ अराउंड 1,40,000। डेटा प्राइवेसी इज़ अ बिग इशू, और उसके बाद एथिकल बायसेस। सो दीज आर द चैलेंजेस इन एआई इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी हमने पोटेंशियल देखा कि हाँ क्यों हम एआई को यूज़ कर सकते हैं इन गवर्नेंस, बट उसके साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। नाउ दिस टॉपिक कैन बी आस्क्ड इन योर आर्ग्यूमेंट राइटिंग एज वेल, ठीक है। पूछ सकते हैं आपसे कि क्या एआई का इंटीग्रेशन, क्या एआई का यूज़ गवर्नेंस में करना चाहिए, ठीक है। तो आपको चैलेंजेस और पोटेंशियल दोनों पता होना चाहिए। नाउ एट लास्ट द वे फॉरवर्ड, ठीक है, क्या कर सकते हैं बेसिकली, डेटा सोवरेनिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है। वे फॉरवर्ड में सबसे पहला है डेटा सोवरेनिटी एंड प्राइवेसी। एंश्योर डेटा प्राइवेसी एंड कॉम्प्लायंस विथ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट,
ठीक है। सो बेसिकली हम प्राइवेसी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट वे फॉरवर्ड। अगर आपको एआई इंटीग्रेट करना है गवर्नेंस में, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि वी हैव टू एंश्योर द प्राइवेसी, ठीक है। जो अपना पर्सनल डेटा है, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। नाउ द सेकेंड वे फॉरवर्ड इज बायस, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। बेसिकली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सिस्टम। एआई मस्ट बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट विथ ऑडिट, फेयरनेस मेट्रिक्स, ठीक, कुछ ऐसा मेट्रिक्स बनाएंगे। बेसिकली विल बी टेस्टिंग द फेयरनेस ऑफ द सिस्टम। डाइवर्स डेटा सेट, ठीक है, वो जो डेटा सेट की बात की गई थी अभी जब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है डेटा, ठीक है। तो एआई इज बेस्ड ऑन डेटा सेट, तो द डेटा सेट जो है वो क्या होना चाहिए, डाइवर्स होना चाहिए। अगर हम डाइवर्स डेटा सेट रखते हैं तो चांसेस ऑफ बायसनेस वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, इजंट इट। सो बायस, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इज द सेकेंड वे फॉरवर्ड। थर्ड इज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। Expand initiative like India AI Future Skills to provide AI in education, ठीक है। ये भी एक वे फॉरवर्ड है कि अगर आपको एजुकेशन में फिर स्किल डेवलपमेंट में एआई को इंटीग्रेट करना है तो बेसिकली क्या करना है, कुछ इनिशिएटिव्स होने चाहिए लाइक इंडिया एआई, उसका एक्सपेंशन इज इम्पॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट इज पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन। नाउ इंडिया एआई कंप्यूट capacity aims to build a scalable AI ecosystem with 10,000 plus GPUs to support AI startup and research। तो बेसिकली ये पॉइंट ये कह रहा है कि पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टअप्स एंड रिसर्च इनको आगे आना पड़ेगा, AI स्टार्टअप्स, राइट। एंड एट लास्ट क्या है, साइबर सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग। यूज़ AI फॉर रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आप AI का हेल्प ले रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। इफ़ यू वांट टू डिटेक्ट तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ AI, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग के लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ AI, राइट। सो दीज आर फ्यू ऑफ द वे फॉरवर्ड्स, ठीक है, जो आपके विजन आईज के मैगजीन में दिया गया है, ठीक। तो जस्ट विल हैव अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक क्विकली। सो सबसे पहले हमने देखा कि वाई इट वॉज इन न्यूज़, उसके बाद वी हैव डिस्कस द पोटेंशियल्स ऑफ AI, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कुछ चैलेंजेस लाइक फ्रैगमेंटेड डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, ठीक। एंड एट लास्ट वे फॉरवर्ड, हमने कुछ इनिशिएटिव्स भी देखे थे, फॉर एग्जांपल NSAI इंडिया AI प्रोग्राम, ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, ठीक है। आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लियर एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर पेपर टू बीट योर essay writing or your argument writing. The next topic is person with disability, ठीक है। Now why it was in news, राजीव रतूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, बेसिकली एक केस है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंटर को टू फ्रेम मैंडेटरी रूल्स, टू फ्रेम मैंडेटरी रूल्स अंडर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 2016 टू एंश्योर accessibility in public places and services, ठीक है। सो दिस वाज इन न्यूज़, इसीलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। नाउ सी, वुमेन, चिल्ड्रन, ठीक है, ओल्ड एज, persons of old age, persons with disability, LGBTQ, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर योर पेपर टू। यू हैव टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स, बेसिकली दीज थीम्स, ठीक। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी हमने देखा कि ये न्यूज़ में क्यों था, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को डायरेक्ट किया है कि आप इंश्योर करिए कि पब्लिक प्लेसेस और सर्विसेज में इट हैज़ टू बी एसेसिबल, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर इफ़ देयर इज़ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी तो उनके लिए भी कुछ सुविधाएं होनी चाहिए। नाउ लेट अस सी फ्यू डेटा।
अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 2.21% ऑफ द पॉपुलेशन आर डिसेबल्ड। ठीक है, तो दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया। 56% of the disabled person are male, whereas 44% are female, and 69% of the disabled population resides in rural areas. तो आप देख सकते हो कि अराउंड लाइक 70%, अराउंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन वो कहाँ रह रहे हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कि संविधान में इनके लिए क्या प्रोविजंस हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट देयर राइट्स। ठीक है, डीपीएसपी में भी एक आर्टिकल है, आर्टिकल 41। इट कॉल्स फॉर पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। ठीक है, तो डीपीएसपी में भी इनकी बात की गई है। नाउ लेट अस सी फ्यू चैलेंजेस फेस्ड बाय दीज पीपल। ठीक है, क्या चैलेंजेस ये लोग फेस करते हैं। सो द फर्स्ट चैलेंज इज एटीट्यूडिनल बैरियर्स, राइट। द फर्स्ट वन इज एटीट्यूडिनल बैरियर्स। इट इंक्लूड्स स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, हम उन्हें कुछ अलग नज़रिया से देखते हैं। ठीक है, स्टिग्मा एंड स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, सो एटीट्यूडिनल बैरियर, सबसे पहला चैलेंज ये है एटीट्यूडिनल बैरियर। ठीक है, स्टिग्मा, स्टीरियोटाइपिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, उसके बाद सोशल बैरियर्स भी है। फॉर एग्जाम्पल, they are likely to be employed, educated, or have sufficient income, which prevents them from enjoying their rights. तो एक काइंड ऑफ बैरियर है, बिकॉज इन्हें एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आती है, एजुकेशन में दे फेस प्रॉब्लम, एंड दे डोंट हैव सफिशिएंट इनकम, सो दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम enjoying देयर राइट्स। ठीक है, क्योंकि उनके पास ना इनकम है, सफिशिएंट इनकम है, ना वैसा एजुकेशन है, ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। सो दीज आर द सोशल बैरियर्स। ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कतें आती हैं इन्हें। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बैरियर्स लाइक यू कैन टॉक अबाउट लाइक जहाँ पे इनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ें नहीं की गई हैं, राइट। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है लाइक बसेज और ऑल, तो इनके लिए कुछ ऐसा ध्यान नहीं रखा गया है। उसके बाद देखिए फिजिकल बैरियर तो है ही। फिजिकल बैरियर्स, दीज आर स्ट्रक्चरल ऑब्स्टिकल्स। ठीक, बेसिकली दीज आर स्ट्रक्चरल ऑब्स्टिकल्स। फॉर एग्जांपल स्टेयर्स। ठीक है, तो दीज वाट आर दीज आर द फिजिकल बैरियर्स। वहीं पे अगर रैंप अगर हो तो कन्वीनियंट होगा, इजंट इट। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस में ये रैंप की फैसिलिटीज़ बनाई गई है। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप देखोगे। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर्स, सो दीज आर द challenges faced by these people। ठीक है, तो पर्सन विथ डिसेबिलिटी। नाउ व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन फॉर देयर वेलफेयर। तो इनके वेलफेयर के लिए कुछ इनिशिएटिव्स हैं, बेसिकली कुछ एक्ट्स हैं, आपको वो याद रखना है। राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 2016। अब ये एक्ट क्या कहता है, डिफाइंस पर्सन विथ डिसेबिलिटी, कि कौन लोग हैं जिसे हम कंसीडर करेंगे पर्सन विथ डिसेबिलिटी। Basically, recognition of disabilities, in total there are 21 categories of disabilities। ठीक है, तो ये इस एक्ट में mentioned है। It recognizes 21 categories of disabilities। उसके बाद what else, और क्या इनिशिएटिव ली गई है। Accessible India campaign, the name of the campaign is Accessible India। ठीक है, सुगम्य भारत अभियान। It aims to accelerate accessibility, क्रिएटिंग अवेयरनेस। ठीक है, इसका एम क्या है, इसका एम है टू क्रिएट अवेयरनेस, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन फॉर क्रिएशन अ यूनिवर्सल बैरियर फ्री इन्वायरमेंट।
सो दिस इज द एम बेसिकली टू क्रिएट अवेयरनेस। ठीक है, तो आप इस कैंपेन का नाम याद रखेंगे, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। ठीक है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। So these are the few initiatives taken for their welfare. Now talking about the steps to be taken, और क्या करना चाहिए basically to enable access to all mainstream policies, system and service। हमें क्या सबसे पहले make sure करना है कि they are part of mainstream। ठीक है, they are having all the access to system and services। Second step is invest in specific programs। investment important है for people with disabilities, right? The second step what can be taken is investment। The third is provide adequate funding and improve affordability। basically affordable होना चाहिए, अगर कोई भी प्रोग्राम है या फिर कुछ भी, for these people it has to be affordable। ठीक है, इनके लिए काफ़ी affordable होना चाहिए। ठीक, इफ़ आई टॉक अबाउट द व्हील चेयर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इतना कॉस्टली आप व्हील चेयर बनाएंगे कि इनको फिर प्रॉब्लम होंगी ख़रीदने में, राइट? सो वी हैव टू इम्प्रूव द अफोर्डेबिलिटी। इनके पास फंडिंग्स भी होनी चाहिए, राइट? प्रोवाइड एडिक्वेट फंडिंग एंड इम्प्रूव अफोर्डेबिलिटी। इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। ठीक, पीपल शुड नॉट सी देम एज समथिंग डिफरेंट, राइट? तो ये कैसे होगा? पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू होगा। ठीक है, ये भी हमारे साथ ही रहते हैं, राइट? सो इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी। इनकेस अगर किसी को भी कोई कुछ डिसेबिलिटी है तो हमें समझना चाहिए, राइट? इट इज़ क्वाइट नेचुरल। एंड इम्प्रूव डिसेबिलिटी डेटा कलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हमें कोई स्कीम या मतलब कुछ इनिशिएटिव्स या कोई प्रोग्राम लाना है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि डेटा हो अपने पास। ठीक है, इसलिए डेटा कलेक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इम्प्रूव डिसेबिलिटी डेटा कलेक्शन, राइट? सो वी हैव डिस्कस फ्यू स्टेप्स व्हाट कैन बी टेकन, राइट? तो द टॉपिक इज अबाउट पर्सन विद डिसेबिलिटी। हमने देखा कि न्यूज़ में क्यों है, फॉर वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर CAPF पेपर टू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर कुछ डेटा अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं। ठीक है, यू विल बी मेंशनिंग दीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। उसके बाद व्हाट ऑल द चैलेंजेस दे फेस, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन फॉर देयर वेलफेयर, एंड एट लास्ट स्टेप्स दैट कैन बी टेकन। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड टॉपिक विच इज़ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। द थर्ड टॉपिक हियर इज G20, जो आज हम तीसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली G20 एंड वाई इट वाज इन न्यूज़। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि द 18th G20 समिट इट वाज रिसेंटली हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। ठीक है, अंडर द थीम बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानट। अब देखिए ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर CAPF पेपर 1। ठीक है, तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। द थीम इज बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानट, एंड इट वाज द 18th G20 समिट, राइट? नाउ व्हाट आर द की टेक अवे फ्रॉम द समिट? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो की टेक अवेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल इंक्लूजन एंड द फाइट अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। पहला टेक अवे ये है कि सोशल इंक्लूजन एंड फाइट अगेंस्ट हंगर। यहाँ पे फाइट अगेंस्ट हंगर की बात की गई है। ठीक है, बेसिकली टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर। उसके बाद क्या बात की गई है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शंस की बात की गई है, राइट? उसके अलावा रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इट इज टॉकिंग अबाउट द रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, राइट? जैसे
एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, यूएन की बात भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद टैक्स ऑन सुपर रिच, लीडर्स एग्रीड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो माने कि टू इंगेज कोऑपरेटली टू इंश्योर दैट अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स आर इफेक्टिवली टैक्सड, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक टेक अवे ये भी है कि वी हैव टू टैक्स द सुपर रिच, ठीक है, जिनके पास बहुत इनकम है, बेसिकली वी कैन टैक्स देम। सो बेसिकली दीज आर द टेक अवेज। द फर्स्ट इज social inclusion and fight against hunger. Second is sustainable development, energy transition and climate action. Third takeaway is reform of global governance institutions like ADB, NDB, UN, UNESCO, anything like that. And at last, tax on super rich. So these are the key takeaways. Now coming forward to the लिमिटेशंस ऑफ G20, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये G20 के क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है रिप्रेजेंटेशनल इनिक्विटी, राइट। सो द फर्स्ट लिमिटेशन इज रिप्रेजेंटेशनल इनिक्विटी। देखिए हाल में ही अफ्रीकन यूनियन को G20 में इंक्लूड किया गया था, राइट, बट द नेम स्टिल इज G20, ठीक है। G20 को G21 नहीं किया गया है, ठीक है। सो what it shows reluctance to rename the forum as G21, right? It demonstrates what? Persistent barrier to genuine global representation, ठीक है। तो representational inequity। उसके बाद देखिए द सेकेंड पॉइंट इज डिप्लोमेटिक फ्रैगमेंटेशन। अब ये पॉइंट क्या कहता है, बेसिकली अर्जेंटीना ने अपोज किया था टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्पेंडिंग, सो इट अंडरस्कोर्स सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अमॉन्ग मेंबर्स, ठीक है। जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स में भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं, राइट। सो डिप्लोमेटिक फ्रैगमेंटेशन। थर्ड इज स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल वीकनेसेस। देखिए इसके स्ट्रक्चर और ऑपरेशन में भी कुछ वीकनेसेस हैं, राइट। सो सम अनरियलाइज्ड गोल्स, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है। और स्पेशली द डिसीजंस ऑफ G20 आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके डिसीजंस जो हैं वो नॉन बाइंडिंग है, रेड्यूसिंग देयर इन्फोर्सिबिलिटी। अगर बाइंडिंग नहीं होंगे, कंपलसरी नहीं होगा, मैंडेटरी नहीं होगा, तो कोई इसे इन्फोर्स ही नहीं करेगा, इजंट इट। सो reduce their enforceability. ऑल्सो इट ऑपरेट्स विदाउट अ फॉर्मल चार्टर, ना इसका कोई फॉर्मल चार्टर है, ठीक है। अगर आप सार्क के बारे में पढ़ेंगे, एशियान के बारे में पढ़ोगे, तो विल फाइंड कि यस देयर इज़ अ चार्टर जिसमें क्लियर सब कुछ मैंशनड है, द विजन एंड द मिशन। बट इन केस ऑफ G20 ऐसा कुछ कोई चार्टर नहीं है, यू वोंट फाइंड एनी फॉर्मल चार्टर। एंड लिमिटिंग अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक स्क्रूटिनी, ये भी एक चैलेंज है, लिमिटेशन है, राइट। द नेक्स्ट लिमिटेशन इज competition from other institutions like BRICS and SCO। देखिए G20 के अलावा भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक ब्रिक्स एंड SCO। बेसिकली जो इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है ना, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, नाउ दिस पोजेज अ चैलेंज टू G20, ठीक है। अब इसका जो बेसिकली द रोल यू कैन से, द इन्फ्लुएंस यू कैन से, ठीक है, तो वो इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होते जा रहा है जैसे जैसे ये ब्रिक्स एंड SCO वगैरह ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ G20। अब सवाल ये है कि हाउ टू इन्हांस द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस G20 समिट। हम इस इंस्टीट्यूशन G20 को और कैसे इफेक्टिव बनाएंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट हेयर इज परमानेंट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। एस्टैब्लिश अ सेक्रेटेरिएट विथ रिसर्च एंड पॉलिसी कैपेबिलिटीज़, ठीक। ऐसा एक सेक्रेटेरिएट बनना चाहिए जहाँ पे रिसर्च एंड पॉलिसी कैपेबिलिटीज़ हो टू एंश्योर पॉलिसी कंटिन्यूटी, ठीक। उसके बाद देखिए क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर, राइट। जैसे आपको पता होगा G7 के जो कंट्रीज़ हैं वो G20 के भी पार्ट हैं, isn't it?
तो फोकस ऑफ G20 एंड G7, G20 का फोकस अलग होना चाहिए और G7 कंट्रीज़ बेसिकली उनका फोकस होना चाहिए जियो पॉलिटिकल इशूज़ पे, और G20 का फोकस होना चाहिए ऑन पब्लिक गुड्स लाइक मॉनिटरी स्टेबिलिटी, ट्रेड ओपननेस, पॉवर्टी रिडक्शन एंड पैंडमिक कंट्रोल। ठीक है, सो क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर, empowering middle income countries, right? Enable countries like Argentina, Brazil, India to take active diplomatic roles. So all these countries are income. Okay, we talk about India, Brazil, ठीक है, साउथ अफ्रीका या फिर अर्जेंटीना. सो वी हैव टू इनेबल दीज कंट्रीज टू टेक एक्टिव डिप्लोमेटिक रोल्स. अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क, इसका क्या मतलब है? बेसिकली इंट्रोड्यूस मैकेनिज्म टू ट्रैक कमिटमेंट. ठीक है, बेसिकली यू हैव टू ट्रैक द कमिटमेंट, मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशंस. जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हो रहे हैं यू हैव टू मॉनिटर इट एंड प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट एंड एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यूज़. ठीक है, कुछ ऐसे रिव्यूज़ भी होने चाहिए, परफॉर्मेंस रिव्यूज़ भी होने चाहिए. उसके बाद देखिए स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन विथ यूएन एजेंसीज, कोलैबोरेशन विथ ऑर्गेनाइजेशन सच एज WHO, ठीक, UNEP. तो इनके कोलैबोरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, बेसिकली ये जो यूएन एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. ठीक है, बेसिकली WHO भी कुछ एफर्ट्स, उनका भी कुछ कमिटमेंट है, UNEP का कुछ कमिटमेंट है ना, यूनेस्को, उनका भी कुछ कमिटमेंट है. सो टू अवॉइड द डुप्लीकेसी देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन. एंड एट लास्ट एड्रेसिंग ग्लोबल साउथ प्रायोरिटीज़. ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन डू लेट मी नो अबाउट ग्लोबल साउथ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल साउथ? ठीक है, सो बेसिकली जो ग्लोबल साउथ के जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए G20 इज़ अ आइडियल प्लेटफॉर्म. ठीक है, सो एडवोकेट फॉर इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस, रिड्यूसिंग G7 डोमिनेंस. G7 का डोमिनेंस थोड़ा कम होना चाहिए, विच represent only 13% of the population. G7 represents only 13% of the population, but it controls 59% of IMF and World Bank voting right. ठीक है, पॉपुलेशन का परसेंटेज सिर्फ 13% है, पर यहाँ पे जब वोटिंग राइट्स की बात की गई है IMF एंड वर्ल्ड बैंक में, तो 59% उसका कंट्रोल है. किसका? G7 का, राइट. सो दीज आर द few points which will enhance the effectiveness of G20 summits. ठीक है. Now the last topic which we'll be discussing today is DBT. ठीक है, DBT एक बहुत important topic है from your economics point of view. ठीक है, ये DBT क्या होता है? ठीक, basically DBT stands for direct benefit transfer. And why it was in news? As per recent report by SBI, the DBT amount to women through various scheme has crossed 2 trillion mark. ठीक है, जो DBT amount to women, it has crossed 2 trillion mark across multiple states. Report noted the positive aspect of these schemes. इस रिपोर्ट में हमने कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा है, एज इट विल बूस्ट कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक स्पेंडिंग, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तो दे विल स्पेंड, particularly of the lower income families. Now what is DBT? Very important. It was launched in 2013. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिफॉर्म द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग कैश सब्सिडीज़. ठीक, जो भी सब्सिडीज़ हैं, बेसिकली ये जो सब्सिडीज़ हैं वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है. ठीक है, बेनिफिट्स टू रिडक्शन इन लीकेजेस, ताकि कोई लीकेज ना हो, कोई करप्शन ना हो, faster delivery and elimination of delays in fund flow. So basically this was the objective of DBT. ठीक है, आपको पता होना चाहिए, it was launched in 2013. Now how DBT ecosystem has transformed social welfare in India. देखते हैं कुछ points. So it has effectively implementation, helped in effective implementation of government schemes. ठीक है, पहला पॉइंट है, इट हैज़ हेल्प्ड इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स.
So since 2016, DBT has delivered over 450 schemes to 900 million people. ठीक, ये नंबर याद रख सकते हैं आप, 450 schemes, 900 million people. ठीक है. सेकेंड इज फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू इनेबल डीबीटी ओवर 53.13 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैव बीन ओपन. ठीक है, आप ये याद रखेंगे नंबर, अराउंड 53.15 करोड़ बैंक अकाउंट्स. And this bank account have been opened under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, with 67% of them being in the rural and semi-urban district. ठीक है, अब ये जो बैंक अकाउंट्स जितने हैं 53.15 करोड़, इसमें सिर्फ 67% जो हैं इट इज़ बीइंग ओपनड इन रूरल एंड सेमी अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स, और इसमें से भी 56% इज़ बीइंग ओन्ड बाय वुमेन. अब जो ये नंबर है इसका भी 56% जो है इट इज़ बीइंग ओन्ड बाय वुमेन. ठीक है. थर्ड इज़ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. देखिए अब द केसेस ऑफ करप्शन, ठीक है, तो वो इट हैज़ reduced ड्रास्टिकली. वाई? बिकॉज ऑफ डीबीटी. पहले क्या होता था कि करप्शन वगैरह, मिडिल मैन वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा पैसे मतलब जो भी है करप्शन कर लेते थे, पर अभी क्या है कि डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है, तो द स्कोप ऑफ लीकेजेस दैट हैज़ रिड्यूस्ड. नाउ इन्हेंस्ड वुमेन्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. ठीक है, अभी महिलाओं के पास क्या है, पैसे आ रहे हैं, तो दे आर नाउ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, दे कैन टेक डिसीजंस. ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजंस. एंड एट लास्ट सी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन. IMF ने भी डीबीटी की बहुत तारीफ़ की है. राइट, IMF हैज़ प्रेज्ड इंडियाज़ डीबीटी स्कीम एज अ लॉजिस्टिकल मार्वल. ठीक है, IMF ने क्या बोला है कि इंडिया का जो डीबीटी स्कीम है इट इज़ अ लॉजिस्टिकल मार्वल. ठीक है, इट इज़ अ लॉजिस्टिकल मार्वल बेनिफिटिंग वुमेन एंड एल्डरली एज वेल एज फार्मर्स. ठीक है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने भी काफ़ी तारीफ़ की है. सो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन. पर इसके साथ साथ ही कुछ कंसर्न्स एंड क्रिटिसिज्म भी हैं. लेट अस सी ओवर रिलायंस ऑन एफिशिएंसी. राइट, कंसर्न क्या है कि प्रायोरिटाइजिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन लाइक डीबीटी मे ओवरलुक द नीड टू इन्हेंस स्टेट कैपेसिटी. ठीक है, स्टेट की कैपेसिटी भी होनी चाहिए ताकि वो सभी लोग को ऐसे डीबीटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा पाए. राइट, नीड टू इन्हेंस स्टेट कैपेसिटी. उसके बाद देखिए टेम्पोररी सॉल्यूशंस हैं, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स हैं जो कैश दिए जा रहे हैं, बेसिकली दीज आर टेम्पोररी सॉल्यूशंस. परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि हमें जो स्ट्रक्चरल पॉवर्टी है और इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करना है. ठीक, उसके बाद थर्ड पॉइंट इज़ लिमिटेड एसेसिबिलिटी. बेसिकली जोग्राफिकल बैरियर एक पॉइंट हो सकता है. ठीक है, बहुत बैंकिंग फैसिलिटीज़, बहुत जगह क्या है बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं है, और साथ ही साथ बहुत लोग फाइनेंशियल लिटरेट भी नहीं है. राइट, फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ ऑल्सो लेस if we compare rural India with urban India. Right, so financial literacy is low, so limited accessibility. Identification of beneficiary again a very important point. ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है. ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि लाइक ये जो बेनिफिट है ना, द एक्चुअल बेनिफिशियरीज, बहुत बार उनके तक पैसे मतलब बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाते. राइट, सो अबाउट 6.65 lakh farmers lost the PM Kisan scheme benefit due to their failure in updating eKYC. उन्होंने क्या किया, बेसिकली वो eKYC नहीं करवा पाए वो जो किसान थे, एंड about 6.65 lakh farmers they lost
PM Kisan scheme. PM Kisan scheme, you know, PM Kisan scheme basically 6,000 रुपीज़ किसान को मिलता है इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो देखिए ये बेसिकली ये जो स्कीम था और इस स्कीम का बेनिफिट था, अब ये जो फार्मर्स थे 6.65 lakhs, they lost this benefit. Why? Because they didn't update KYC norms. ठीक है, उसके बाद और भी कुछ इश्यूज़ हैं लाइक ट्रांजैक्शन फेलियर्स। ठीक है, आपने भी फेस किया होगा कि कई बार ट्रांजैक्शन फेलियर्स हो जाते हैं। एंड लैक ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म, कुछ ऐसा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म भी नहीं है। ठीक है, सो दीज आर फ्यू concerns and criticisms, right? Now let us see the way forward. So the first here is expand coverage and improve technological integration. ठीक है, कवरेज को एक्सपैंड करना है एंड वी हैव टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन फॉर रियल टाइम। और हम क्या कर सकते हैं, टारगेटेड आउटरीच। ठीक है, व्हाट इज दिस टारगेटेड आउटरीच, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टारगेटेड? बेसिकली दिस इज़ फॉर ऑल दोज हु लैक फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जो भी इनफॉर्मल वर्कर्स हैं बेसिकली उनके लिए है ये। ठीक है, दे डोंट हैव एनी फॉर्मल आइडेंटिटी, इजंट इट? एंड रजिस्ट्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या इम्पॉर्टेंट है कि ये जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए, राइट? सो टारगेटेड आउटरीच। द थर्ड पॉइंट हियर इज एसेसिबिलिटी। तीसरा वे फॉरवर्ड है एसेसिबिलिटी। हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली डिजिटल लिटरेसी ये बढ़ा सकते हैं अमॉन्ग द रूरल पॉपुलेशन विथ टारगेटेड इनिशिएटिव्स। हम NGO, लोकल NGO का भी हेल्प ले सकते हैं, राइट? So collaboration with the local NGOs as well, so that easier access to DBT service ये हो पाए, राइट? उसके बाद देखिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एक होना चाहिए। ठीक है, ये इसलिए होना चाहिए बेसिकली सो दैट दे कैन रिपोर्ट, ठीक है, इन केस ऑफ एनी issues and all, any feedback, so they can just report their issues and all, ठीक है, related to payment या फिर enrollment. So there has to be a grievance redressal mechanism, right? So these are the way forwards. So let us quickly see this topic once. So DBT हमने देखा कि न्यूज़ में क्यों था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा व्हाट इज़ DBT। बेसिकली इट वाज लॉन्च इन 2013। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ हमने ये देखा कि हाउ DBT हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड सोशल वेलफेयर। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं विद डेटा। बेसिकली यू हैव टू नोट डाउन दीज डेटा एंड फैक्ट्स। उसके बाद देखिए इट रेजेस सम कंसर्न्स एंड क्रिटिसिज्म, राइट? तो वो भी हमने डिस्कस किया है कि क्या क्या कंसर्न्स एंड क्रिटिसिज्म है। और उसके बाद वी हैव सॉ फ्यू वे फॉरवर्ड्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, DBT, राइट? आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर, and with this we cover the part 1 of the series. In the next part we'll come again with another 5 topics. Till then, take care and do let me know in the comment section if you really understood this topic. अगर आपको लग रहा है कुछ और इम्प्रूव किया जा सकता है, so please do let me know in the comment section.